हाय, दिस इज जिया एंड वेलकम टू सेमी सर्कल्स नीट फिजिक्स कोर्स। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने कोर्स को विद फिजिकल वर्ल्ड। पहले तो आप ये कहेंगे कि सर जी क्यों पढ़ा रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसकी ज़रूरत हो सकती है ना हो, एनसीईआरटी से तो इसे निकाल ही दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें प्रैग्मेटिक ना हो करके थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है आउट ऑफ सिलेबस हल्का फुल्का। और ये तो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, ये तो बस इससे मार्क्स नहीं आते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते हैं सही, लेकिन सिलेबस में तो है हमारे, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और बहुत इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। सिर्फ इतना पढ़ना है हमें जिससे हमें एक बेस हमारा बन जाए, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए। बस यही हमारा काम है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे चैप्टर्स की तरफ जिससे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, और उसके बाद तो फिर भरे हुए हैं। तो ये एक फाउंडेशन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना हमारे लिए आगे जाकर के फ़ायदा देगा, क्योंकि हमें एक सही अप्रोच, सही माइंडसेट मिलता है कि किस तरह से हमें फिजिक्स को पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने बचपन से सुना है, जब से हमने आँख खोला है भाई हमने तो साइंस सुना ही है, लेकिन तब भी इसकी मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है साइंस का, ये हमें नहीं पता है। और इसीलिए हम लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। हम लोग साइंस ले लेते हैं 9, 10, 11, 12 में, उसके बाद में हमारा कोई कजिन है जो ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ता है, आर्ट्स लेकर पढ़ता है, फिर उससे पूछते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, वो कहता है मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। फिर हम हंसते हैं कि ये कैसा साइंस है, ये क्या स्कैम है, पॉलिटिकल साइंस, ये कैसा साइंस, मतलब तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम ह्यूमैनिटीज़ लेके साइंस कैसे पढ़ रहे हो, बस नाम रखने से साइंस थोड़ी हो जाता है। तो लेट मी ब्रेक इट टू यू कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, मैथ्स साइंस नहीं है। हाउ इज दैट? घबराना नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या कहा है, रिएक्शन वीडियो मत बनाने लगना मेरा। मैथ्स एक्चुअली साइंस नहीं है, कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से। किस तरह से नहीं है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम लोग साइंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो चीज़ें साइंस के डेफिनेशन पर खरी उतरेंगी वही सब्जेक्ट्स, वही चीज़ें साइंस हैं। ओके, लेट अस सी। साइंस की डेफिनेशन क्या है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे वी एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। यानी साइंस क्या है? नेचुरल वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास जो है, उसको सिस्टमैटिक ढंग से समझने का जो तरीका है वो साइंस है। यानी कि नेचुरल वर्ल्ड क्या है, पहले ये समझते हैं। नेचुरल वर्ल्ड का मतलब है जो चीज़ें सेंस ऑर्गन से फील होती हैं। फील का मतलब है जो चीज़ें, जो इनपुट हम लेते हैं सेंस ऑर्गन से, यानी कि देख सकते हैं किसी चीज़ को, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट ये कि उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके, जैसे कि टाइम है, टाइम को देखा जा सकता है नहीं, क्या फील किया जा सकता है नहीं, लेकिन उसको मेजर किया जा सकता है, उसका एक एहसास हमारे पास है। तो इसीलिए टाइम एज ए क्वांटिटी, एज ए फिजिकल क्वांटिटी, ये नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है। तो जो भी नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ें आती हैं, बेसिकली हर चीज़ जो आपके आसपास में है, जो आप देख रहे हैं, वो नेचुरल वर्ल्ड है। जो आपके दिमाग के अंदर आपके थॉट्स हैं वो नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, तो साइंस उनको डील नहीं करता है। ओके, तो इन नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करना और समझना, इसी को साइंस कहा जाता है। ये कीवर्ड है हमारा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक ढंग से समझना और एक्सप्लोर करना। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अगर साइंटिफिक मेथड से हम नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करेंगे तो उसे हम साइंस कहेंगे। अगर हम साइंटिफिक मेथड से नहीं करेंगे, अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, जैसे कि जो फिलोसोफर्स करते हैं, वो जाते हैं किसी अच्छी जगह पर और वहाँ पे अजीब अजीब सी फिलोसफीज निकालते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी फिलोसोफर, बट वो साइंस का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड को, वो देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, नदियाँ हैं, या जो भी है, ये मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है। इसको देख करके जो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं विदाउट साइंटिफिक मेथड ये करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये साइंस नहीं कहलाएगा। अगर साइंटिफिक मेथड से ये कर रहा हूँ तो ये साइंस कहलाएगा। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है
थोड़ी देर में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो ये सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना या साइंटिफिक मेथड जिसे हम कह रहे हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एनालाइजिंग। किस चीज को? हमारे नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, एक्सपेरिमेंट करना उस पर और उसको एनालाइज करना, ये काम है साइंस का। किस लिए करते हैं? उसको करके क्यों करते हैं? उसका रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट क्या है? ताकि हम टू अनकवर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड लॉज दैट गवर्न हाउ थिंग्स वर्क। क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि नेचुरल वर्ल्ड के जो छुपे हुए प्रिंसिपल एंड लॉज हैं, यानी ये दुनिया किस तरह से काम कर रही है, क्या लॉज हैं, क्या सिस्टम है जिनके तहत ये दुनिया चल रही है, इस चीज को अनकवर करना, खोज कर निकालना, ये साइंस का काम है। ओके, ये समझ में आ गया? जैसे कि हमारे पास में ये कुकीज़ हैं, हम देखते हैं कि जो कुकी का बैटर होता है, कभी आपने चखा है? जब आप कच्चा बैटर चखेंगे बड़ा बेकार होता है, उसमें होता है बेकिंग सोडा, मैदा और चीनी, ये सब चीज़ें होती हैं, पता नहीं और भी कुछ होता होगा भाई, लेकिन बड़ा बेकार लगता है, ये मुझे पता है। तो इतना बेकार टेस्ट कर रहा है, उसको फिर हम ओवन में डाल देते हैं और उसमें टेम्परेचर दे देते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर पड़ते ही वो बड़ा टेस्टी हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट। ये कैसे हो रहा है? कुछ तो केमिकल लोचा हो रहा है अंदर में, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एक बहुत ही गंदा टेस्ट करने वाला सब्सटेंस बहुत टेस्टी बन जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? साइंस इस तरह के क्वेश्चन करता है। नेचुरल वर्ल्ड में हमें ऐसा दिखा कि अरे ये तो बड़ा बेकार टेस्ट कर रहा है, लेकिन जब हमने इसे कुछ टेम्परेचर दे दिया तो ये बहुत टेस्टी हो गया। कैसे हो रहा है? साइंस ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन करता है, इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और फिर फाइनली एनालाइज करता है चीज़ों को कि क्यों, इसके पीछे के क्या प्रिंसिपल एंड लॉज हैं कि ये इतना टेस्टी बिस्किट कैसे बन जाता है। आप इस कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता आपको क्या लग रहा है, ये आपको काटेगा? ये कुत्ता अगर जो इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, दुम हिला रहा है, ये आपको काटेगा? ये आपको नहीं काटेगा। आपको देख के ही लग रहा है कि ये तो बड़ा खुश है, ये तो बहुत अपने हैप्पी मूड में है। आप जाइएगा तो ये आपके ऊपर आएगा आपके साथ खेलने के लिए, ओके, लेकिन आपको काटेगा नहीं। कैसे समझ में आया? कुछ आपको दिखा उसकी बिहेवियर में। साइंस का वह सवाल करता है कि आखिर क्यों इसकी एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों है जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये बड़ा खुश है। तो इस तरह के क्वेश्चंस साइंस के क्वेश्चंस हैं। जो साइंस के क्वेश्चन नहीं है उनके क्या एग्जाम्पल है? जैसे अगर कोई पूछे कि क्या कौन सी चीज़ें सही है, गलत है, क्या किसी का मर्डर करना क्या सही है, क्या चोरी करना सही है या गलत है, ये सब जो है ये साइंस इन चीज़ों से डील नहीं करता है। ओके, क्योंकि ये मेटाफिजिकल चीज़ें, ये फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये चीज़ें साइंस का डोमेन नहीं है। ओके, तो साइंटिस्ट जो है बेसिकली एक तरह का डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव किस तरह से होता है? डिटेक्टिव खोजते हैं सुराग। उनके पास एक क्वेश्चन आता है कि खूनी कौन है, फिर वो सुराग खोजते हैं। सुराग खोज करके वो फाइनली मुजरिम को पकड़ते हैं। एक्चुअली पकड़ती तो पुलिस है, ये बताते हैं कि कौन मुजरिम है, पता लगाते हैं कि मर्डर किसने किया, राइट, या कोई भी क्राइम किसने किया। अब मुझे तो इतना ही पता है डिटेक्टिव्स के बारे में, हमारे खानदान में कोई डिटेक्टिव नहीं है, हमने जो फिल्मों से देखा है मैं वही बताऊंगा। तो सुराग खोजते हैं डिटेक्टिव्स और उसके बाद में वो एक आंसर पर पहुंचते हैं। जो क्वेश्चन उनका था कि हु इज द किलर, उसके आंसर तक पहुंचते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट भी एक तरह का डिटेक्टिव होता है जो एक क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हुआ या ये किस प्रिंसिपल्स के तहत ये फिनोमेना हुआ, और फिर उसका आंसर खोजता है। तो बेसिकली साइंटिस्ट भी डिटेक्टिव की तरह होते हैं। ओके, लेकिन इनका डोमेन अलग होता है, इनके क्वेश्चंस अलग होते हैं, इनका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर खोजने का तरीका होता है वो अलग होता है। ओके, अब हमें समझना है कि थ्योरी जिसे हम कहते हैं वो क्या चीज़ है। अगर कोई साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है एक कंक्लूजन पर, ये एक कंक्लूजन पर आता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमें ये चीज़ समझ में आई, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा होता है। तो अब उसने क्या सही एक्सपेरिमेंट किया, क्या उसने सही चीज़ पता लगाई, या फिर हो सकता है उसने कुछ मिस्टेक की हो, कैसे पता चलेगा? ये क्या
समझ में आएगा? क्या हम इतना भरोसा कर सकते हैं किसी साइंटिस्ट पर? साइंस इस तरह से किसी एक आदमी की फैन फॉलोइंग नहीं करता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक शख्स, एक साइंटिस्ट, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई रिजल्ट लाता है, तो साइंस कहेगा कि ये चीज मान्य है, अभी सभी चीज ये अब इसको माना जाएगा हर जगह। ऐसा नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट या एक रिसर्च जो होती है उसको बार बार कॉपी किया जाता है, बार बार उसको इटरेट किया जाता है। अलग अलग साइंटिस्ट एक ही सेम सेटअप पे एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं, उस रिसर्च को दोबारा करते हैं। अगर हर कोई एक ही कंक्लूजन पर आता है, तब ये कहा जा सकता है कि दैट्स अ थ्योरी। अब इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं, थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आपको बस ये एक बात मुझे समझानी थी कि थ्योरी या जो एक कंक्लूजन है, अगर कोई साइंटिस्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचता है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है कि अब तो भैया इस साइंटिस्ट ने खोज लिया तो अब यही है, ये चेंज नहीं होगा। बल्कि साइंस में ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि कोई एक थ्योरी कोई साइंटिस्ट लाता है, उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट कहता है नहीं नहीं ये गलत है, मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये गलत है, अब ये नई थ्योरी है। फिर कोई दूसरा उसकी थ्योरी को गलत करता है, ये चलते रहता है। दैट्स हाउ साइंस प्रोग्रेसेस। यही तरीका है साइंस की सक्सेस का। साइंस इतना एक सक्सेसफुल मेजर बन चुका है डेवलपमेंट का इसी वजह से, क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन करता है और किसी को वो एब्सोल्यूशन में नहीं रखता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं जो साइंटिफिक मेथड की हमने बात की उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। साइंटिफिक मेथड एक तरीका है रिसर्च करने का, साइंटिफिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का। किस तरह से? सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी हम आंखों से देखते हैं कि अच्छा ये भी ऐसा भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर ये देखा कि मेरा कोई दोस्त है जो पढ़ाई करने से पहले कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी पीने के बाद में वो बहुत ही अच्छे से बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई करता है। मैंने देखा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो रहा है, मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई में, मेरा दोस्त कर रहा है। और डिफरेंस क्या है कि वो कॉफ़ी पी रहा है। हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हो, लेकिन मुझे वही दिखा। हाँ, मुझे वही दिख गया कि भाई और तो कोई हमारे में फ़र्क है नहीं, क्यों इसको इतना ज़्यादा अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी क्यों है। मैंने देखा कि ज़रूर कॉफ़ी से कुछ हो रहा है, तो वी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का कि हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम यही था कि कॉफ़ी पीने से कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने का मतलब है हम देखते हैं कि क्या किसी ने इससे पहले रिसर्च किया हुआ है कि क्या कॉफ़ी पर कंसंट्रेशन पर कॉफ़ी का जो इफेक्ट है, क्या इस पर कोई रिसर्च पहले से है या नहीं है। अगर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, हम उसे पढ़ेंगे कि पहले साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है। इसे लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। तो ये हम लोग पहले करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें मिला नहीं कि किसी ने इस चीज़ पर रिसर्च किया है। ये इतना अजीबोगरीब एक प्रॉब्लम था जो किसी के दिमाग में नहीं आया। मान लेते हैं, हालांकि इस पर ऑब्वियसली रिसर्चेज हैं, कोई ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, इतना सिंपल सा टॉपिक जिस पर रिसर्च ना हुई हो। एनीवेज, उसके बाद एक हाइपोथेसिस हम लोग डेवलप करते हैं। तो मैं एक हाइपोथेसिस डेवलप करूंगा कि चाय पीने से कॉफ़ी पीने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये मैंने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया कि ऐसा होता है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। पहले एक हाइपोथेसिस मैंने क्रिएट किया। ओके, अब उसके बाद में मुझे एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना होगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट में डिज़ाइन करूंगा कि किस तरह से मैं इस हाइपोथेसिस को सही साबित करूं या गलत साबित करूं। ओके, तो जिस तरह मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, सपोज कि हमने दो ग्रुप ले लिए, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 10 लड़के हैं, ग्रुप बी में 10 लड़के हैं। इन दोनों को हमने कॉफ़ी पिलाई और कॉफ़ी पिलाने के बाद बोला कि भैया पढ़ाई करो और देखते हैं कि कौन ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है पढ़ाई में, कौन ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकता है। इस तरह का कुछ हमने मेजर किया। ऑब्वियसली उसके बहुत डिटेल्स होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल मतलब हल्के में आपको समझा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे उसके बाद में, हमने ये ए ग्रुप वालों को कॉफ़ी दी कैफिनेटेड, ठीक है, कैफिनेटेड, बड़ी खराब हैंड राइटिंग है, बियर विथ इट। और ग्रुप बी वालों को हमने दिया डी कैफिनेटेड कॉफ़ी, यानी कि ऐसी कॉफ़ी जिसमें कैफीन होता ही नहीं है। जो कैफीन नहीं होता है, जो
कॉफ़ी की जान है, जो कॉफ़ी को कॉफ़ी बनाती है उसे कैफीन कहता है। कैफीन निकाला हुआ कॉफ़ी, यानी कि उस कॉफ़ी में कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा कॉफ़ी वाला, तो ऐसी कॉफ़ी हमने दे दी इनको डीकैफिनेटेड। डीकैफिनेटेड, ओके। अब क्या हुआ कि एक्चुअली ये ग्रुप को, मगर इन्हें बताया नहीं मैंने कि इन्हें डीकैफिनेटेड कॉफ़ी दी गई है, उनको लगेगा टेस्ट वगैरह सब कुछ सेम लगेगा, ओके। अब मैं देखूंगा, अगली चीज़ है कलेक्ट एंड एनालाइज रिजल्ट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों ग्रुप्स ए और बी, जिनको कॉफ़ी पिलाई गई और जिनको डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई गई, क्या एक्चुअली इनके कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस आ रहा है पढ़ाई में या नहीं आ रहा है। ये अब हम ऑब्जर्व करेंगे, रिजल्ट्स कलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ इफेक्ट आए, हो सकता है ना आए। घर में जाकर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप खुद अपने रिजल्ट्स ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि कोई कंक्लूजन नहीं पाया गया, मतलब कि कोई इफेक्ट डिफरेंस नहीं पाया गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। हालांकि ग्रुप बी वालों को पता भी नहीं था कि हमें जो कॉफ़ी पिलाई गई है वो डीकैफिनेटेड है, ओके। लेकिन तब भी दोनों की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पाई गई, मान लेते हैं ये। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इसका मतलब है कि हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की थी कि कॉफ़ी पीने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये गलत है। ये हमारा कंक्लूजन हुआ, ठीक। ये तरीका होता है, इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक। ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च करेंगे उस प्रॉब्लम पर, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे, फिर उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद में रिजल्ट्स कलेक्ट करेंगे और फिर एक कंक्लूजन पर आएंगे। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक जो इस तरह से, या कोई भी रिसर्च जो इस तरह से किया जाए, वो साइंस का पार्ट है। अगर इस तरह से ना किया जाए तो वो साइंस का पार्ट नहीं है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं फाइनली साइंस के क्या क्या ब्रांचेस हैं। मैंने जो कंट्रोवर्शियल बात कही थी कि मैथ्स साइंस का पार्ट नहीं है, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ऐसा सच में है या नहीं। साइंस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है साइंस को। वन ऑफ देम इज फॉर्मल सिस्टम्स। यहां मैंने डॉटेड लाइन से इसे कनेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्मल सिस्टम्स साइंस का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइंस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, लेकिन खुद फॉर्मल सिस्टम में जो सब्जेक्ट्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं साइंटिफिक मेथड को। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं फॉर्मल सिस्टम्स में? वो है लॉजिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बिना मैथ्स के क्या हम इमेजिन कर सकते हैं फिजिक्स को? बिल्कुल नहीं। क्या बिना स्टैटिस्टिक्स के हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्या उनसे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम लोग साइंस को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैथ्स में जो थ्योरम्स हैं, जो एक्सियोम्स हैं, क्या वो साइंटिफिक मेथड से ड्रॉ हुए हैं एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके? नो, इस तरह से मैथ्स काम नहीं करता है। दैट्स वाई, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्मल सिस्टम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस का पार्ट नहीं है। हालांकि साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके बिना साइंस नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अब साइंस के जो ठोस तौर पर जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, वो हैं 2 पार्ट्स हैं, वो हैं सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। सोशल साइंस किसे कहते हैं? सोशल साइंस वो साइंस है जो ह्यूमंस के साथ डील करता है, ह्यूमंस के आपसी इंटरैक्शंस के साथ डील करता है। यानी ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, इनसे जो साइंसेस डील करते हैं उनको हम कहते हैं सोशल साइंसेस। और जो नेचुरल वर्ल्ड को, ह्यूमंस के अलावा नेचुरल वर्ल्ड को से डील करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल साइंसेस। सोशल साइंस कौन कौन से हैं? सोशल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ह्यूमन जियोग्राफी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, लिंग्विस्टिक्स वगैरह वगैरह। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंस का हिस्सा है। ये सारे सब्जेक्ट्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये ह्यूमन से डील करते हैं और ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन इंटरेक्शन से डील करते हैं। आप ये पूछोगे कि सर बायोलॉजी में भी हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना अलग चीज़ है, वो बायोलॉजी में हम लोग बिल्कुल पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमन इंटरैक्शन, इससे डील करते हैं। ओके,
तो ये हो गया सोशल साइंस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल साइंस, क्योंकि ये एक ह्यूमन की बात नहीं है, ये सोसाइटी यानी ह्यूमंस के आपस की इंटरेक्शन की स्टडी है। तो ये सारी चीजें साइंस हैं। पॉलिटिकल साइंस भी साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल साइंस के लॉज होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, वो सारे के सारे किस तरह से कंक्लूड हुए हैं, किस तरह से उन्हें फाइंड आउट किया गया है, वाया साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की मदद से, साइंटिफिक मेथड का यूज हुआ है हर एक थ्योरी को स्टैब्लिश करने में पॉलिटिकल साइंस की। दैट्स व्हाई इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। ओके, नेचुरल साइंसेस जो है बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक को लाइफ साइंस कहते हैं, दूसरे को फिजिकल साइंस कहते हैं। लाइफ साइंस का मतलब है जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो चीजें जिंदा हैं, उनकी स्टडी जो साइंस होती है उसके लिए वो लाइफ साइंस है, और जो चीजें डेड हैं उनके लिए फिजिकल साइंस है। अब लाइफ क्या होता है, अलाइव किसे कहेंगे, जिंदा किसे कहेंगे, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, जो हो सकता है बायोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस आपको मिले, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी इस टॉपिक को टच नहीं करेंगे। बेसिकली हमें ये आइडिया होता है, एक सेंस हमारे पास है, अदर देन कि चलिए वायरस जिंदा है या नहीं है, वो सब बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में डिबेटेबल क्वेश्चंस है बायोलॉजी के फील्ड में भी। आमतौर पर क्या चीज़ जिंदा है क्या नहीं है ये हमें पता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं या हम लोग खुद जो इंसान हैं ये सारे अलाइव हैं। बाकी चीज़ें जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी फिजिकल साइंस में आती है। लाइफ साइंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसे बायोलॉजी कहते हैं, और फिजिकल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस और एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स मैक्रो लेवल पर फोर्सेस और मैटर, एनर्जी, फोर्स, इन सभी का इंटरैक्शन, इसकी जो स्टडी होती है ये फिजिक्स कहलाती है। केमिस्ट्री भी वही चीज़ है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं। अर्थ साइंसेस जो है, जैसे जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, ये सारी अर्थ साइंस के अंदर में आती हैं ये सब्जेक्ट्स। अर्थ साइंस डील करती है हमारे धरती से रिलेटेड जो भी स्टडी है, जो साइंसेस हैं उनको। और एस्ट्रोनॉमी किस चीज़ से डील करती है? हमारे अर्थ के बाहर जो पूरा यूनिवर्स है उसकी स्टडी, उसकी जो साइंस है वो चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में आती हैं। बहुत लोग अर्थ साइंस को फिजिकल साइंस का पार्ट नहीं मान करके इसे कहते हैं कि नेचुरल साइंस के 3 पार्ट हैं, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और अर्थ साइंस। और बहुत लोग एस्ट्रोनॉमी को फिजिक्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन कोई रॉक सॉलिड क्लासिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर बुक में या हर एक्सपर्ट की अपनी अपनी क्लासिफिकेशन होती है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं जिसको कोई रूल नहीं है इसका कि यही सही है या यही गलत है। मैंने जो बताया है आप इसे फॉलो करेंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, अब बात करते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फंडामेंटल लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। फिजिक्स क्या करती है? फिजिक्स का काम है नेचुरल वर्ल्ड की फंडामेंटल लॉज एंड प्रॉपर्टीज को पता लगाना। ओके, और इट एक्सप्लोर्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स एट द मोस्ट बेसिक लेवल। यूनिवर्स किस तरह काम करती है एट द मोस्ट बेसिक लेवल, आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से। वो मोस्ट बेसिक लेवल, अंडरस्टैंडिंग द इंटरैक्शंस ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। किस तरह से ये क्या करता है? मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम आपस में किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये चीजें फिजिक्स का डोमेन है। फिजिक्स हमें बताता है कि अगर कोई बॉल फेंकते हैं फिर वो वापस हाथ में क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, ये फिजिक्स इसका आंसर करता है। अगर कोई मिरर है, 2 ऐसे मिरर लगे हुए हैं ये इस तरह से, तो कैसे करके इतने सारे रिफ्लेक्शंस हमें मिल रहे हैं, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। किस तरह से एक स्विच को ऑन या ऑफ करने से पूरा घर रोशन हो जाता है या फिर अंधेरे में डूब जाता है, ये कैसे हो रहा है। किस तरह से एक स्विच के अंदर ऐसा क्या है जिसको दबाने से अचानक से पूरे घर में रोशनी आ जाती है, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। किस तरह हम लोग जब हम साइकिल चलाते हैं कितना फोर्स लगाते हैं, कितना टाइम हम लोग कितनी एनर्जी लगाते हैं तो कितनी दूर तक जाएंगे, ये सारी चीज़ों का जवाब फिजिक्स हमें देता है। किस तरह हम लोग जब अपने हाथ को आपस में मारते हैं, ताली बजाते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, जबकि कोई साउंड का इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बताना फिजिक्स का काम है।
ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब फिजिक्स देता है। हमने जो 2 एग्जाम्पल पहले देखे थे, एक कुकी वाला, वो केमिस्ट्री में आ सकता है कि किस तरह से क्या हो रहा है, ऐसा केमिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से एक कुकी बहुत टेस्टी हो जा रही है। और एक जो हमने देखा वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल जो देखा अभी पिछले स्लाइड में, तो वहाँ पर वो बायोलॉजी का पार्ट हो सकता है कि किस तरह से क्या बिहेवियरल चेंजेस हैं जानवर के अंदर। एनीवेज, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स में बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सब सब्जेक्ट्स उसके अंदर में, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स है जो डील करता है ऑब्जेक्ट से, उनकी वेलोसिटी और फोर्सेस से डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स है, अगर किसी चीज़ की एनर्जी और उसकी हीट और वर्क डन, इन सभी चीज़ों को अगर लिया जाए तो थर्मोडायनेमिक्स है उस चीज़ के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह के बारे में डील करता है हमारा ये सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, अगर किसी बॉडी की स्पीड, उसकी वेलोसिटी अगर लाइट के स्पीड से कंपेरेबल होती है तो फिर वो एक अलग सब्जेक्ट है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, अगर किसी चीज़ का मास या साइज बहुत ही छोटा है, एटॉमिक लेवल से भी छोटा है, तो फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाता है वो। ऑप्टिक्स, लाइट से अगर डील करते हैं तो वो ऑप्टिक्स है। अगर मटेरियल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, अगर मटेरियल्स के आपस की प्रॉपर्टीज़, किस तरह से 2 मटेरियल्स इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से 2 मेटल्स को मेल्ट करके एक अलॉय बनाया जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है, इस तरह के सवाल का जवाब हमें मटेरियल साइंस में मिलता है। और न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर के जो इंटरेक्शंस हैं उनको डील करता है, किस तरह से उसमें कौन सी एनर्जीज हैं, किस तरह से उन एनर्जीज को हार्नेस किया जाता है ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए, उनके गुड यूज़ के लिए। अब इसका बैड यूज़ भी होता है, लेकिन अब मैं क्या करूं फिर। साइंस का टारगेट हमेशा ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। अब लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जानबूझकर करते हैं, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। वरना साइंस ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन का टूल नहीं बनना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एनीवेज, फिजिक्स में 2 एंडेवर्स हैं, 2 ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हर फिजिसिस्ट इन दोनों मूवमेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करता है, इन दोनों की कोशिश करता है। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनिफिकेशन, यानी कि फिजिक्स में इस चीज़ को बहुत ही वैल्यू दी जाती है कि आप एक ऐसी थ्योरी क्रिएट करें जो मल्टीपल फिनोमेना को एक्सप्लेन करे, यानी एक फिनोमेना को नहीं बल्कि मल्टीपल फिनोमेना को एक्सप्लेन करे, यानी एक ही थ्योरी 2-4 चीज़ें समझा दे। ये चीज़ों को बहुत अप्रिशिएबल है, यानी कि फिजिसिस्ट इसकी तलाश में रहते हैं कि ऐसी कोई थ्योरी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में जैसे कि H.C. ऑर्स्टेड और जिनकी तस्वीर यहाँ नहीं है, माइकल फैराडे, इन्होंने एक चीज़ देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग अलग अलग चीज़ें समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है, मैग्नेटिज्म अलग चीज़ है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। एक्चुअली आज भी ये अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया तो पता चला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी क्रिएट होते हैं, जिससे समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में किसी तरह से जुड़े हुए हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन है। और इसी से एक सब्जेक्ट बन के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को कंबाइंड तौर पर इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ऑप्टिक्स को भी एक तरह से मैग्नेटिज्म में कंबाइन कर दिया, जिसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे होता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स अब क्या बन गया, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी जहां पर जो थ्योरीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के और ऑप्टिक्स के, इन तीनों के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, उन तीनों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है कि एक सिंगल थ्योरी ऐसी हो जो मल्टीपल थिंग्स को एक्सप्लेन करे, क्योंकि ये एक परस्यूट है, ये एक चैलेंज है साइंटिस्ट के लिए, जिसकी कोशिश वो हमेशा करते रहते हैं। दूसरा जो चैलेंज है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं या उसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उन सिंपल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां देखते हैं कि यहां पे धुआं उठ रहा है, ये धुआं बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में,
कि इसमें पता नहीं क्या तो केमिकल लोचा हो रहा है, किस तरह से ये धुआं ऐसे ऐसे स्वर्ल्स हो रहे हैं, इसमें इस तरह से ये गोल गोल ये धुआं उठ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे करके उठ रहा है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि इसमें जो मोशन है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपल प्रोसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जिस तरह से हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली ये धुआं क्या है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल, उनकी आपस में इंटरेक्शन है, आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और कुछ भी तो नहीं है, बस यही चीज है। तो हमने इसको एक सिंपल प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया कि ये पार्टिकल्स की कोलिजन है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी कोलिजन है, दैट्स इट। और इन कोलिजन को हमने कैसे एक्सप्लेन किया, हमने बहुत ही सिंपल मैकेनिक्स का जो रूल है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने इससे इसको एक्सप्लेन किया कि ये पार्टिकल्स का कोलिजन कैसे होता है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि इतनी कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम को हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही एक सिंपल से बेसिक प्रिंसिपल से, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसे हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, कि हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया एक सिंपल चीज के लिए और उससे एक्सप्लेन किया एक कॉम्प्लेक्स चीज को। ठीक, ये भी एक परसूट है फिजिक्स का कि हमेशा रिडक्शन किया जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पे ना देखकर उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक, क्योंकि जब हम लोग बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना देखते हैं एक साथ, इट बिकम्स एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको सिंगुलर वे में स्टडी किया जाए, उसके बिना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है रिसर्च करना। ओके, अब हम लोग फाइनली बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस। बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के फोर्सेस होते हैं जिन्हें फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दैट्स इट। ये 4 तरह के ही फोर्सेस होते हैं इस दुनिया में। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है बाय द वर्च्यू ऑफ विच 2 चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक, जैसे हमारी खुद की ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, जिससे हम लोग खुद यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग आसमान में उड़ नहीं रहे हैं। किस वजह से? बिकॉज देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है वो क्या कर रही है, हमें पुल कर रही है, और हम भी अर्थ को पुल कर रहे हैं बाय द वे, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक रियलिटी है और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, हालांकि ये कंपैरेटिवली बाकी चारों फोर्सेस में सबसे वीक होती है अपने स्ट्रेंथ में, लेकिन इसका रेंज इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से जब हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स रूल करती है, बाकी ये सब साइड हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं रहता है। जबकि जब छोटे लेवल का हम पढ़ते हैं फिजिक्स, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सारे ये सेंटर स्टेज पे रहते हैं। ग्रेविटेशन को वहां कोई नहीं पूछता है। ये एक चैलेंज हमेशा से रहा है कि जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो ग्रेविटेशन ओवर पावर कर देता है बाकी तमाम फोर्सेस को, और जब छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं चीजों को, बिल्कुल एटम्स के भी अंदर, उससे भी छोटे, सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटे लेवल पर, तो वहां पर सिर्फ आपको न्यूक्लियर फोर्सेस दिखते हैं, बाकी ये ग्रेविटेशन वगैरह कहीं नजर नहीं आता है उतने छोटे लेवल पर। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमने बात की कि यूनिफिकेशन की, ये यूनिफिकेशन कैसे होगा? क्या कोई ऐसी थ्योरी बन सकती है जो न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करे? ये एक ग्रैंड चैलेंज है, एक ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो चारों जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनको एक साथ एक्सप्लेन करे। ये एक ड्रीम है, ये एक फाइनल बॉस है, हमारे फिजिक्स के गेम का फाइनल बॉस है। वो है जिसे हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओके, द ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जहां पर इन चारों फोर्सेस को एक लॉ से, एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सके। इट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। ये कब होगा, कैसे होगा, मुझे तो नहीं पता, देखते हैं कब होता है। एंड वी गिव बेस्ट ऑफ लक टू आवर साइंटिस्ट कि जो इसको मुमकिन कर पाए। लेट अस सी। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ये हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? जो भी फोर्सेस हम जो देखते हैं, हमने किसी बॉक्स को धक्का दिया तो ये जो फोर्स है, या फिर मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं, मेरे पेन का टिप और ये बोर्ड के बीच का जिस वजह से यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूं, बिकॉज देयर इज जिसे फ्रिक्शन कहते हैं आप,
तो फ्रिक्शन भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो भी फोर्सेस हम देखते हैं ग्रेविटेशन के अलावा डेली लाइफ में, ग्रेविटेशन के अलावा जितनी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं जो हमें डेली लाइफ में दिखती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये हमें डेली लाइफ में तो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ जुड़े रहते हैं। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो चक्कर काट रहे हैं भाई न्यूक्लियस के, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इतनी सी जगह में ये सभी घुस के बैठे हुए हैं, कोई फोर्स है जिन्हें जोड़े रखी है, वरना प्रोटॉन्स तो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये कैसे जुड़े हुए रहते हैं? ये एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। लिटरली इसके नाम में स्ट्रांग लगा हुआ है, ये इतना स्ट्रांग फोर्स है। एक्चुअली इसको स्ट्रांगेस्ट फोर्स माना जाता है चारों में। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एटम को एटम बनाती है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और इसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक तरह की न्यूक्लियर फोर्स है जो रेडिएशन में दिखती है। जिस तरह से एक न्यूट्रॉन डिवाइड हो जाता है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में, तो ये बीटा माइनस डीके जो होता है उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का रोल रहता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है उतना काफ़ी है। एंड दैट्स इट। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक प्लीज़ कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और वो सब ना भी करो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। और सेमी सर्कल को और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए आप याद रखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे कोर्सेज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए। कीप वॉचिंग, कीप इन टच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। अंटिल देन, टेक केयर।